Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. We are studying Unit 2, Solving a Biological Problem. So, हमें पता चल चुका है what is a biological problem and how to solve it through a biological method. Biological method हमने डिस्कस किया कि वो मेथड जिसमें हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, फार्मूला है। फिर इस मेथड के डिफरेंट स्टेप्स हमने डिस्कस किए कि इसमें ये स्टेप्स हैं। अब चंद स्टेप्स लास्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। जिस तरह रिकग्निशन ऑफ ए प्रॉब्लम फर्स्ट स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का, फिर ऑब्जर्वेशंस दूसरा स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का, और फिर हाइपोथेसिस, डिडक्शंस, एक्सपेरिमेंटेशन। ये 5 स्टेप्स जो हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें हमने क्या देखा कि रिकग्निशन या आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कब होती है? जब क्वेश्चन की फॉर्मुलेशन होती है। किसके मुतालिक? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मुतालिक। जब क्वेश्चन अराइज होता है, फॉर्मुलेट होता है, तब प्रॉब्लम अराइज हो जाता है। फिर इसके बाद दूसरा स्टेप शुरू होता है ऑब्जर्वेशन। अब जब क्वेश्चन अराइज हो गया, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम रिकग्नाइज हो गया कि कोविड-19 जो है वो डेथ काज कर रहा है, दिस इज़ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब आप ऑब्ज़र्व करेंगे विद 5 सेंसेस। अब 5 सेंसेस कौन कौन सी होती हैं? लास्ट टाइम भी हम डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि 5 सेंसेस के हम स्टडी करेंगे, हर एक एस्पेक्ट को हम स्टडी करेंगे। ये हमारी कहलाएगी ऑब्जर्वेशन, जो कि दूसरा स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का। फिर इसके बाद स्टार्ट होता है हाइपोथेसिस, मफरूज़ा, ख़याली स्टेटमेंट, यानी कि प्रॉब्लम से रिलेटेड ऑब्जर्वेशन की बेस पे, प्रॉब्लम से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड ऑब्जर्वेशन की बेस पे मफरूज़ा कायम करेंगे, ख़याली स्टेटमेंट बनाएंगे। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि एक बंदे ने देखा, विटनेस किया, जहाँ पे चोरी हुई वहाँ पे उसने देखा लॉक टूटा हुआ है, लेकिन बोल नहीं रहा, स्टेटमेंट नहीं दे रहा, तो इससे काम नहीं चलेगा, मसला हल नहीं होगा। तो एक टेंटेटिव स्टेटमेंट, ठीक है, यानी कि ऐसे हो सकता है, ऐसे मुमकिन है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। फिर इसी तरह डिडक्शन, यानी कि जो बहुत सारी स्टेटमेंट्स होंगी उनमें से हम बेस्ट वन को रखेंगे, बाकियों को हम डिडक्ट कर देंगे, निकाल देंगे। इफ़ देन का यूज़ करेंगे, यानी कि लॉजिकल स्टेटमेंट्स को हम रखेंगे। फिर हाइपोथेसिस की, गुड हाइपोथेसिस के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे, वो इम्पॉर्टेंट है, वो आपको याद होने चाहिए। फिर डिडक्शंस, इसको रीजनिंग भी कहते हैं, ठीक है। इफ़ देन, यानी कि अगर ऐसा है तो फिर कैसा होगा, इसमें इफ़ देन का यूज़ होता है। तो डिडक्टिव रीजनिंग कौन सी होती है, इंडक्टिव रीजनिंग कौन सी होती है, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। फिर एक्सपेरिमेंटेशन का स्टेप होता है, यानी कि जो हाइपोथेसिस बच जाते हैं, लॉजिकल हाइपोथेसिस, बाकी डिडक्ट हो गए, हमने निकाल दिए, जो बच गए उनको हम लेके जाते हैं चेक करने के लिए। उस हाइपोथेसिस को हम ट्रू समझते हैं और हम चेक करते हैं कि आया वो ट्रू है भी या नहीं है। अगर ट्रू होता है तो उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, और अगर ट्रू नहीं होता तो हम रिजेक्ट कर देते हैं और दोबारा पहले स्टेप पे जाते हैं, ऑब्जर्वेशन पे जाते हैं। तो इस तरह हमने बात की थी कि बायोलॉजिकल मेथड काम करता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा हाइपोथेसिस चेक हुआ और वो ट्रू निकला, उसको हमने एक्सेप्ट कर दिया। इसके बाद क्या होगा? अगर ट्रू ना हुआ वो तो ऑब्जर्वेशन पे चला जाएगा, दोबारा पीछे जाएंगे। लेकिन अगर ट्रू हुआ तो क्या होगा? फिर हम क्या करेंगे? उसका कंक्लूजन निकालेंगे। जो हमारे पास रिज़ल्ट आया उसको हम कलेक्ट करेंगे डेटा को, और उस डेटा को हम एनालाइज करेंगे। कलेक्ट डेटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटल जो डेटा है
उसको हम कलेक्ट करेंगे इन फॉर्म ऑफ नंबर्स। स्टैटिस्टिकल जो रूल्स हैं, जो फार्मूलाज हैं, मीन मीडियन मोड आप पढ़ चुके होंगे। इस तरह के और स्टैटिस्टिकल जो फार्मूलाज है उनको अप्लाई करेंगे हम इस डेटा के ऊपर फॉर एनालिसिस एंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन। इस डेटा को हम ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि दूसरे लोगों को भी इसकी समझ आ सके जो डेटा हम कलेक्ट करेंगे। तो 3 बातें हैं यहाँ पे, एनालाइज डेटा एंड ड्रा कंक्लूजन, यानी कि उसमें से हमने कंक्लूजन निकालना है डेटा जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है। कलेक्ट डेटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, एनालाइज कैसे करेंगे, जब हम कलेक्ट कर लेंगे एक्सपेरिमेंटल डेटा को फिर उसके बाद हम कंक्लूजन निकालेंगे। और एनालाइज कैसे करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स, स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज, उसको अप्लाई करेंगे हम कलेक्टेड डेटा के ऊपर और फिर हम एक कंक्लूजन निकालेंगे। तो ये 2 बातें होगी। अब जब कंक्लूजन निकल आया, हमने कंक्लूड कर दिया, हमने फॉर एग्जांपल हाइपोथेसिस टेस्ट किया कि जो बंदा था वो दरवाज़े से आया, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी, वो बंदा दरवाज़े से आया है और ये बात दुरुस्त है, तो ये साबित होगी एक्सपेरिमेंटली। अब हम क्या करेंगे, अब हम उसकी रिपोर्ट करेंगे, रिपोर्टिंग होगी। अब जो हमने कोविड-19 का फॉर एग्ज़ाम्पल हमने मेडिकेशन ढूंढ ली है, तो क्या हम वो इन्वेंशन करके जेब में रख लेंगे, बैठ जाएंगे? नहीं, हम तो क्या करेंगे, शोर मचाएंगे, रिपोर्टिंग करेंगे। कैसे रिपोर्टिंग करेंगे, तो आइए देखते हैं बायोलॉजिस्ट रिपोर्टिंग कैसे करते हैं। बायोलॉजिस्ट पब्लिशेस कंक्लूजन्स, वो अपनी कंक्लूजन्स को, अपने रिजल्ट्स को, एक्सपेरिमेंटल डेटा को पब्लिश करते हैं। कैसे पब्लिश करते हैं, कहाँ पे करते हैं, इन रिसर्च आर्टिकल्स। रिसर्च आर्टिकल्स यानी कि जो कंक्लूडेड डेटा होता है उसकी समराइजेशन होती है, एक समरी तैयार करते हैं अपनी रिसर्च की कि मैंने ये स्टेप से गुजरा, ऐसे ऐसे मैंने किया, तो मेरे पास ये रिजल्ट्स आ गए, ये मेरा कंक्लूजन है। अब उस रिसर्च आर्टिकल को पब्लिश करेंगे साइंटिफिक जर्नल में। साइंटिफिक जर्नल ये बुक्स होती हैं जिनमें साइंटिफिक रिसर्चेस को पब्लिश किया जाता है, या फिर इसके अलावा डिफरेंट बुक्स में इसको पब्लिश किया जाएगा। तो पहली बात क्या हुई कि रिसर्च आर्टिकल्स की फॉर्म में इस रिसर्च डेटा को, कंक्लूजन्स को पब्लिश किया जाएगा साइंटिफिक जर्नल्स या बुक्स में। और इसके अलावा साइंस सेमिनार्स में भी प्रेजेंट किया जा सकता है। साइंस सेमिनार्स, जिस तरह जब डेंगू फैला था तो उस टाइम कुछ लोग आया करते थे स्कूल कॉलेजेस में, और वो अवेयरनेस दिया करते थे कि डेंगू कैसे फैलता है और उससे बचना कैसे है, प्रिवेंटिव मेजर्स बताते थे। तो इस चीज़ को हम सेमिनार्स कहते हैं। तो इस तरह के सेमिनार्स में भी आप अपनी रिसर्च बता सकते हैं। इसके अलावा आप टीवी पे बता सकते हैं, यानी कि रेडियो पे आप बता सकते हैं। लेकिन आजकल जो साइंटिस्ट पब्लिश करते हैं अपनी रिसर्च को, वो किस में करते हैं, बायोलॉजिस्ट किस में पब्लिश करते हैं, रिसर्च आर्टिकल्स की फॉर्म में साइंटिफिक जर्नल्स में या बुक्स में, या फिर प्रेजेंट करते हैं अपनी रिज़ल्ट को साइंस सेमिनार्स में। अब इससे क्या होता है, इट अलाउज अदर पीपल टू वेरीफाई रिजल्ट्स और अप्लाई दिस टू सॉल्व अदर प्रॉब्लम्स। यानी कि जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे बायोलॉजिस्ट हैं, वो इस रिज़ल्ट को वेरीफाई करेंगे, इस एक्सपेरिमेंट को इसी तरह दोबारा परफॉर्म करेंगे और देखेंगे कि यही रिज़ल्ट आता है या नहीं आता। और इसके अलावा ये इस नॉलेज को अप्लाई करेंगे दूसरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। फॉर एग्जांपल, अब एक बंदा कुछ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था, उसको सॉल्व कर रहा था और इन स्टेप्स से गुजरा। जिस तरह इन स्टेप्स को उसने फॉलो किया
मैं उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके किसी दूसरी डिजीज़ पे, किसी दूसरे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के ऊपर इसको अप्लाई करता हूँ कि इसने डेटा ऐसे ऐसे लिया था, मैं भी ऐसे ऐसे लेता हूँ। तो इस नॉलेज को दूसरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी हेल्प मिलती है, तो इसको दूसरी जगह भी अप्लाई किया जा सकता है। अब जब कंक्लूड हो गया, रिपोर्टिंग हो गई, आपका छठा स्टेप बायोलॉजिकल मेथड का हो जाता है, फिर इसके बाद क्या होता है, ये जो आपका कंक्लूजन है, ये जो आपकी रिसर्च है, ये बन जाती है थ्योरी। अब थ्योरी क्या होती है? When more research carried out on hypothesis and all available evidence favor it, then it become theory। यानी कि जो आपकी हाइपोथेसिस है, जो कि एक्सेप्ट हो गई थी, जिसका एक कंक्लूजन निकल आया था और उसकी रिपोर्टिंग हो गई थी, उसके ऊपर मज़ीद रिसर्च होगी। इस हाइपोथेसिस के ऊपर मोर रिसर्च कैरिड आउट, मज़ीद रिसर्च होगी, और अगर जितने भी एविडेंस है, जितने भी प्रूफ्स हैं, वो इस फेवर में आते रहेंगे, तो ये एक थ्योरी बन जाएगी। इसको हम फिर क्या कहेंगे? फिर इस हाइपोथेसिस को हम थ्योरी कहेंगे। ये हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंट से गुज़र चुका, इसका डेटा हमने ऑर्गेनाइज कर लिया, एक कंक्लूजन हमने निकाल दिया, और इस कंक्लूजन के बाद इस पे मज़ीद जब एक्सपेरिमेंट होते रहे, यही कंक्लूजन आता रहा, ये कंक्लूजन, ये हाइपोथेसिस अब क्या कहलाएगा? थ्योरी कहलाएगा। अब बार बार जब एक्सपेरिमेंटेशन हुई और वही रिज़ल्ट आया, तमाम एविडेंस ने फेवर किया उस हाइपोथेसिस को कि ये ट्रू है, तो ये थ्योरी बन जाएगा। और थ्योरी के बाद ये जो थ्योरी होती है, ये एक्सप्लेन करती है नेचुरल प्रोसेसेस को, नेचुरल फिनोमिनन्स को। जिस तरह लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, मेंडल का लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, इस तरह बहुत सारे साइंटिफिक लॉज हैं। तो ये नेचुरल फिनोमिनन को, जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं। और साइंटिस्ट क्या करते हैं, दूसरे साइंटिस्ट क्या करते हैं कि वो दे ट्राई देयर बेस्ट टू डिसप्रूव थ्योरी। उस थ्योरी को, उस हाइपोथेसिस को डिसप्रूव करने की कोशिश करते हैं। वो हाइपोथेसिस जो कि एक्सेप्ट हुआ, जो कि थ्योरी बना, उसको डिसप्रूव करने की बेहतरीन कोशिश करते हैं। आप फिज़िक्स में हर एक चीज़ के डिफरेंट मॉडल्स देखते हैं। बायोलॉजी में आप देखें, सेल मेम्ब्रेन के डिफरेंट मॉडल्स हैं, ठीक है। तो इसी तरह जो डिफरेंट साइंटिस्ट है, वो अपने हिसाब से, अब एंजाइम्स के ऊपर डिफरेंट मॉडल्स बनाए हुए डिफरेंट साइंटिस्ट ने। पहले एक बनाया, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन होती गई, बाद में उसमें खामियां निकाली गई और दूसरा नया मॉडल बनाया गया कि ये वाला मॉडल बेस्ट है। तो वो बार बार इस स्टेप से गुजरे, उस थ्योरी को डिसप्रूव किया। लेकिन अगर वो थ्योरी डिसप्रूव ना हुई, इफ थ्योरी इज़ प्रूव्ड अगेन एंड अगेन, वो नेचुरल फिनोमिनन को एज इट इज़ प्रूव करती रही, तो वो क्या बन जाएगा? लॉ, साइंटिफिक लॉ और साइंटिफिक प्रिंसिपल एक ही बात है। वो लॉ बन जाएगा, साइंटिफिक लॉ बन जाएगा, या फिर साइंटिफिक प्रिंसिपल बन जाएगा, एक उसूल बन जाएगा, एक फैक्ट बन जाएगा। लॉ इज़ अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट, यानी कि उसको फिर कोई चेंज नहीं कर सकता। जिस तरह आपके पास मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, उसको कोई आज चेंज नहीं कर सकता। उसके ऊपर पूरी जेनेटिक्स एक सब्जेक्ट, एक फील्ड बना हुआ है मेंडल्स के लॉज पे, जो कि एक नेचुरल फिनोमिनन को, ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, उसको एक्सप्लेन करता है उसका लॉ। तो इस तरह बहुत सारी हमारे पास एग्जांपल्स हैं। आगे हम एंजाइम्स में देखेंगे कि एंजाइम्स का जो मैकेनिज़्म है, वर्किंग मैकेनिज़्म, उसकी बेस पे दो डिफरेंट मॉडल्स पेश किए गए, लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस्ड फिट मॉडल। जो कि लेटेस्ट है इंड्यूस्ड फिट मॉडल, उसने पुराने थ्योरी को रिजेक्ट किया, लॉक एंड की को रिजेक्ट किया।
तो इस तरह बहुत सारी हमारे पास इसकी एग्ज़ाम्पल्स हैं। फिर नेक्स्ट इसके बाद हमारा टॉपिक है, एग्ज़ाम्पल ली है आपकी बुक में, साइंटिफिक मेथड को अप्लाई किया है मलेरियल स्टडी पे। मलेरिया जो कि आजकल कोविड-19 है, इस तरह आज से हज़ारों साल पहले मलेरिया एक बहुत सीरियस थ्रेट था जिसकी वजह से बहुत सारी डेथ्स हुई थी, तो उसको एज ए एग्ज़ाम्पल लिया गया है। तो ये स्टेप्स आपको मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह उसी को देखेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने बायोलॉजिकल मेथड के डिफरेंट स्टेप्स को डिस्कस किया, आखिरी स्टेप लॉ और प्रिंसिपल तक शुरू से। अब इसको मैं एक दफ़ा रिवाइज़ कर देता हूँ कि पहले स्टेप पे हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। कैसे करते हैं? क्वेश्चनिंग करते हैं, थ्रू क्वेश्चनिंग रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चनिंग होती है तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम रिकग्नाइज हो जाता है। इसके बाद ऑब्जर्वेशंस होती हैं, स्टडी विद 5 सेंसेस, स्टडी ऑफ एनीथिंग विद 5 सेंसेस, इसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं उनकी हम स्टडी करते हैं। फिर जब हम स्टडी करके एक स्टेटमेंट बना देते हैं, एक चीज़ हमने विटनेस की, उसको स्टडी किया, उसका हर एक एस्पेक्ट देखा, तो उसके बारे में हम अपना तसव्वुर, अपना ख़याल एक ज़हन में क्रिएट कर देते हैं। तो उसको जब हम स्टेटमेंट की फॉर्म में लेके आते हैं, इस स्टेटमेंट को हम हाइपोथेसिस कहते हैं। फिर हाइपोथेसिस एक नहीं होता, बल्कि डिफरेंट लोगों के डिफरेंट हाइपोथेसिस होते हैं। इसी तरह आप एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के ऊपर अगर वर्क कर रहे हो तो आप भी डिफरेंट हाइपोथेसिस डिज़ाइन करोगे, आप एक ही नहीं बनाओगे। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी, तो उस हाइपोथेसिस में से जो लॉजिकल होगा, इफ़ एंड देन की मदद से, इन 2 टर्म्स की मदद से आप रीजनिंग क्रिएट करोगे, और जो लॉजिकल होगा उसको रख लोगे और बाकी डिडक्ट कर लोगे। अब जो लॉजिकल हाइपोथेसिस था उसको आप चेक करोगे। एक्सपेरिमेंटेशन नेक्स्ट स्टेप आपका स्टार्ट हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटेशन में जब आप हाइपोथेसिस को चेक करोगे, अगर ये हाइपोथेसिस ट्रू है तो ये आगे इसकी कंक्लूजन होगी, फिर उसकी रिपोर्टिंग होगी। अगर ट्रू नहीं है तो दोबारा, इफ़ हाइपोथेसिस इज़ नॉट ट्रू, then a biologist will go to the second step, that is observation, will start again, ये जर्नी दोबारा शुरू हो जाएगी। But if hypothesis is true, then we will go towards conclusions, that in this study what we have concluded, we will collect the experimental data and we will analyze it with the help of statistical or mathematical rules. For example, हमने स्टडी किया कि पाकिस्तान में जो डेथ्स हुई हैं कोविड-19 से, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है ना, तो वो कम हैं, दूसरी जगह पे ज़्यादा हैं। तो हमने डिफरेंट कंट्रीज़ का डेटा कलेक्ट किया कि वहाँ पे इतने केसेस थे और डेथ्स इतनी हुई, पाकिस्तान में केसेस टोटल इतने, डेथ इतनी। अब इस पे हम एवरेज लगाएंगे, कोई परसेंटेज, कोई फार्मूला लगाएंगे, तो हमारे पास फिगर में एक डेटा आ जाएगा। उस डेटा को हम इजीली एनालाइज भी कर सकेंगे, उसकी हम रिपोर्टिंग भी कर सकेंगे, यानी कि उसको हम फैला भी सकेंगे, दूसरों के साथ भी शेयर कर सकेंगे। और रिपोर्टिंग कैसे होती है वो मैंने आपको बताया कि जो साइंटिफिक रिसर्च होती है उसकी आर्टिकल्स की फॉर्म में, रिसर्च जर्नल्स में, बुक्स में पब्लिकेशन होती है, और इसके अलावा डिफरेंट सेमिनार्स में उसकी प्रेजेंटेशन होती है। फिर अगर ये जो आपका कंक्लूजन निकला, ये जो आपकी हाइपोथेसिस ट्रू साबित हुई, उस कंक्लूजन, उस रिपोर्टिंग के बाद अगर बार बार ऐसे ही होता रहा, बार बार तमाम एविडेंस ने सपोर्ट किया आपके हाइपोथेसिस को, बार बार वो ट्रू निकला,
तो इस हाइपोथेसिस को हम क्या कहेंगे, थ्योरी कहेंगे। और यही थ्योरी अगर ज़्यादा अरसा 100 साल तक कोई भी प्रूव ना कर सका, क्योंकि साइंटिस्ट कोशिश करते हैं, दे ट्राई देयर बेस्ट टू डिसप्रूव योर हाइपोथेसिस, योर थ्योरी। जो आपकी हाइपोथेसिस थ्योरी बन गई है उसको डिसप्रूव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो नहीं कर पाते, तमाम एविडेंसेस स्टिल सपोर्ट करते हैं, आपकी थ्योरी बार बार प्रूव हो रही है, तो फिर ये एक कांस्टेंट फैक्ट बन जाता है और इस कांस्टेंट फैक्ट को हम लॉ या प्रिंसिपल कहते हैं। ये साइंटिफिक थ्योरी, साइंटिफिक लॉ या साइंटिफिक प्रिंसिपल बन जाता है। तो आपका जो आज का होमवर्क है, ड्रा द फ्लो चार्ट ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। तो बायोलॉजिकल मेथड का आपने फ्लो चार्ट बनाना है ऐसे, ठीक है। ये जैसे फ्लो चार्ट बना हुआ है ऑब्जर्वेशन, तो इस तरह आपने ये फ्लो चार्ट बना के मुझे भेज देना है। और कोई भी बात अगर समझ ना आई हो तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।